जोहार दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूँ। प्रैक्टिस सेट की इस सीरीज में मैंने वैसे प्रश्नों को भी शामिल किया है जो सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट से संबंधित है। व्याख्या के साथ क्वेश्चन आंसर कराऊंगी जिससे कि उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, आसानी से समझ में भी आएंगे, याद भी हो जाएंगे इसी क्लास में। लेकिन क्लास को शुरू करूंगी, पहले जो प्रश्न लूंगी वो होगा योजना से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि पीएम कुसुम योजना, इसको प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के नाम से जाना जाता है। तो पीएम कुसुम योजना के तहत कृषकों के द्वारा सोलर पावर प्लांट लगाने पर कितने प्रतिशत राशि कृषकों को देनी होगी? तो कृषक जो है वो कितने प्रतिशत राशि देंगे इस योजना के तहत सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए? तो ये होगा 10% राशि जो है वो किसानों को देनी होगी, 10%। अब आइए हम लोग जानते हैं कि और जो बाकी बचे हुए 90% हैं की राशि है वो कौन देगा, किस तरीके से देगा, तो इसको अब हम लोग जानते हैं। तो थोड़ा पीएम कुसुम योजना को भी आप थोड़ा सा और भी जान लेंगे डिटेल में, क्या इससे लाभ होने वाला है किसानों को। देखिए, किसानों की आय को बढ़ाना है, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग कदम जो है वो सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उसी में ये भी एक कदम है। इसका तो आंसर आप सभी को पता चल गया कि 10% जो है वो किसान वहन करेगा, लेकिन बाकी का जो 90% है उसमें 45% जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, और बाकी और 45% बाकी बचा हुआ वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। और इस योजना के तहत किसान जो है अपनी बंजर पड़ी हुई भूमि, मान लीजिए इनकी कोई भूमि है, ये बंजर पड़ी हुई है बहुत दिनों से, या फिर वो भूमि अनुपजाऊ है जिसका भी कोई काम हो नहीं रहा है, उससे कुछ लाभ भी नहीं हो रहा है, तो इस पर किसान क्या करेगा, इस सोलर पावर प्लांट लगाएगा। और इस सोलर पावर प्लांट लगाने के बाद इनको जो दो बिजली उत्पादन जो होगा, इससे 2 मेगावाट तक लगभग बिजली उत्पादन ये कर सकेंगे। और जो बिजली उत्पादन करेंगे तो खुद अगर उनको अपनी जरूरत होगी उसको पूरा करेंगे, और बाकी बचे हुए बिजली को वो बेच भी सकते हैं, तो ऐसे उनको लाभ भी मिल सकता है, आर्थिक लाभ। तो ये बहुत ही अच्छा योजना है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो ये आपको पता चला कि 10% किसान वहन करेगा। अब हम लोग जो अगला प्रश्न लेते हैं वो प्रश्न है कि झारखंड राज्य में लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो LHP, इसकी आधारशिला किसने रखी थी? लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो बनने वाला है झारखंड में, उसकी आधारशिला किसने रखी? तो इसकी आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और 6 राज्यों के 6 शहरों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है वो बनने वाला है। और मैं आपको ये भी बताऊं, देखिए थोड़े टफ क्वेश्चन मैं शामिल करती हूँ प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि मुझे पता है जो आसान क्वेश्चन होते हैं वो सब करके आएंगे, लेकिन चूंकि आप चैनल स्टडी विद स्मृति को फॉलो कर रहे हो और आप सबको टफेस्ट क्वेश्चन यहाँ कराए जाते हैं, और सिलेक्शन आपका टफेस्ट क्वेश्चन में ही होता है। आसान तो सब करके आएंगे, टफ वाले क्वेश्चन जो होंगे कोई कोई करके आएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप उसके आंसर करने में सक्षम होंगे। तो अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है जयपाल सिंह मुंडा से संबंधित। आप सभी को पता है कि झारखंड की विभूति से भी प्रश्न पूछे जाने हैं, तो जयपाल सिंह मुंडा जो है वो झारखंड की विभूति हैं, और ये खेल जगत से भी जुड़े हुए हैं और राजनीति से भी इनका जुड़ाव लगाव था। तो जयपाल सिंह मुंडा की 117वीं जयंती मनाई गई। किस तिथि को 117वीं जयंती मनाई गई है जयपाल सिंह मुंडा की? तो 3 जनवरी 2021 को। थोड़ा सा हम लोग जयपाल सिंह मुंडा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाने। इनका जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को खूंटी जिले में हुआ था। खूंटी जिले के टकरा गांव में इनका जन्म हुआ, और ये भारतीय हॉकी टीम ने 1928 ईस्वी में ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीता, तो वो जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में ही जीता। फिर ये झारखंड की राजनीति में भी आए, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, और झारखंड पार्टी का गठन इन्होंने 1950 ईस्वी में किया था, और बहुत सक्रिय सदस्य थे, और झारखंड राज्य के मांग के लिए। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न सीएनटी एक्ट से संबंधित है दोस्तों। सीएनटी एक्ट से 5 प्रश्न आएंगे, एसपीटी एक्ट से 5 प्रश्न आएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए उन 5 प्रश्नों को करते हैं जो सीएनटी एक्ट से संबंधित है, तो पेपर 2 में आप लोगों से पूछे जाएंगे जेपीएससी के। तो देखिए प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 53, तो 1908 की अधिनियम और सीएनटी एक्ट वाला, और उसका धारा कौन सा कहा जा रहा है? तो धारा 53। इसके तहत निम्न में से किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा? यानी कि
कौन से तरीके से लगान का भुगतान किया जाना है सीएनटी एक्ट के 1908 की धारा 53 के अनुसार। तो किस किस तरीके से आप लगान जमा कर सकते हो? तो इसमें होगा, ये आंसर इसका सभी है। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं, तो माल कचहरी में या डाक मुद्रा कोष के द्वारा आप लगान जमा कर सकते हैं। तो कचहरी के द्वारा या डाक मुद्रा कोष के द्वारा आप लगान का भुगतान कर सकते हैं। दूसरा है बैंक में चालान के द्वारा भी आप लगान का भुगतान कर सकते हैं। तीसरा है नगद के रूप में भी आप लगान का भुगतान कर सकते हैं। और ऐसा कहाँ कहा गया है? तो ऐसा धारा 53 में कहा गया है सीएनटी एक्ट के, जो कि 1908 का बना हुआ सीएनटी एक्ट है उसमें। और आपसे प्रश्न पूछा जाता है सीएनटी एक्ट की कब बना था? तो 1908 ईस्वी में बना था। बिरसा मुंडा का जो आंदोलन हुआ था उसके बाद ये जरूरत महसूस हुई कि अगर किसानों के आंदोलन को शांत रखना है तो उनके लिए, उनके अधिकार के लिए जो जमीन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण करना जरूरी हो जाता है। इसीलिए सीएनटी एक्ट बनाया गया था दोस्तों। और आज भी ये झारखंड के कई क्षेत्रों में ये लागू है। और धारा 53 के अनुसार अलग अलग तरीके से आप लगान जो है वो जमा कर सकते हैं। तो माल कचहरी में, डाक मुद्रा कोष के द्वारा, बैंक में चालान के द्वारा और नगद के रूप के द्वारा, नगद रूप में भी। तो इतना तो क्लियर है आप लोगों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न भी सीएनटी एक्ट से संबंधित, यानी कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम से संबंधित ही है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा, अब आपको बताना है किस धारा में ये प्रावधान किया गया है कि मतलब धारा के तहत, किस धारा के तहत न्यायालय के द्वारा किसी रैयत के जोत के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए कि न्यायालय जो है वो, अगर मेरा जोत है, मेरी भूमि है, तो उसके विक्रय के लिए कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है। तो ऐसा किस धारा में कहा गया है? तो ऐसा धारा 47 में कहा गया है। अब हम लोग थोड़ा 47 को भी जाने, लेकिन प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? तो प्रश्न में आपसे वो धारा पूछा जा रहा है कि किस धारा के अंतर्गत किसी, कोई भी न्यायालय, चाहे कोई भी न्यायालय हो, वो किसी रैयत के जो भूमि है, जोत होगी, उसके विक्रय के लिए वो कोई भी आदेश पारित नहीं कर सकता है। और ऐसा कहा गया है धारा 47 में। ठीक है, लेकिन हाँ, कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं कि पारित हो जाए, लेकिन न्यायालय जो है बेवजह वो कोई भी ऐसा आदेश पारित नहीं करेगा कि आपके जोत का बिक्री हो जाए, यानी कि आपकी भूमि का विक्रय कर दिया जाए। तो ये धारा 47 में। अब थोड़ा सा हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं कि आखिर धारा 47 में और क्या क्या बात कहा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, धारा 47 के तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट यह धारा है, धारा 47। इसके तहत न्यायालय के आदेश के अधीन रैयत के अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध, मतलब रैयत का जो अधिकार है, मान लीजिए मैं रैयत हूं, मेरे अधिकार हैं, तो मेरे अधिकार का विक्रय, अगर मान लीजिए न्यायालय के द्वारा विक्रय पर प्रतिबंध, मेरा अधिकार का विक्रय कोई नहीं कर सकता है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है धारा 47 में। उसके किसी भी भाग में अधिकार के, देखिए थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं, देखिए धारा 47 के तहत न्यायालय के अधीन रैयत के अधिकार विक्रय पर प्रतिबंध, किसी न्यायालय के द्वारा किसी रैयत के जोत या उसके किसी भाग के अधिकार के विक्रय के लिए कोई भी आदेश नहीं पारित किया जाएगा। मान लीजिए कि मेरा जो अधिकार है, एक मिनट में, मुझे लग रहा है कि कैमरा जो है ना बहुत नजदीक हो गया, थोड़ा सा इसको मैं सही कर देती हूँ। देखिए थोड़ा सा बैक में जाएगा ना तो ज्यादा कंटेंट आ जाएगा आप लोग के लिए। चलिए, हाँ, अब सही है, अब सही है लग रहा है। चलिए, अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में क्या कहा जा रहा है इसमें धारा 47 में। मान लीजिए कि मैं रैयत हूँ और मेरा भूमि से संबंधित कुछ मेरे अधिकार हैं, तो वो अधिकार जो है वो किसी को नहीं जा सकता है, कोई न्यायालय इस तरीके का आदेश पारित नहीं करेगा कि मेरे उस अधिकार के विक्रय हो जाए भूमि से संबंधित, तो ऐसा कोई आदेश नहीं पारित करेगा। लेकिन यहाँ कहा गया है, ऐसा नहीं है कि ऐसा एकदम नहीं होगा, लेकिन लगान की वसूली ना होने पर, अगर मैं सही तरीके से लगान नहीं दे पा रही हूँ, लगान की वसूली नहीं हो पा रही है मेरे से, तो ऐसी स्थिति में, या फिर मैं कोई उधार लेकर रखी हूँ, उसकी वसूली करनी है, ऐसी स्थिति में इसके लिए इसे राष्ट्रीयकृत बैंक की ऋण वसूली के लिए, और या फिर कोई राष्ट्रीयकृत बैंक है उससे मैंने ऋण लेकर के रखा है उसकी वसूली के लिए, तो ये सब कंडीशन है।
अगर मैंने लगान जमा नहीं किया तो, या फिर मैं किसी से उधार लेकर रखी हूँ तो, या फिर राष्ट्रीयकृत बैंक से मैंने उधार लेकर रखे हैं तो ऐसे स्थिति के लिए बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के द्वारा इसको बेचा जा सकता है, आपकी जमीन को बेचा जा सकता है, अगर ये कंडीशन है तो। और नहीं तो न्यायालय जो है आपके रैयत के अधिकार जो है, मतलब आप रैयत हैं, आपके जो जमीन से संबंधित अधिकार है उसके विक्रय के लिए कोई भी आदेश पारित नहीं कर सकता है। तो क्लियर है ना, धारा 47 आप लोग क्लियर है, कभी नहीं भूलोगे ना, कम से कम मुझे लगता है कि धारा 47 आप लोग को याद हो गई होगी। कंडीशन क्या है, अब देखिए थोड़ा सा और चीज है, कुछ और भी बारीकियां हैं, अब उसको देख लीजिए क्या है धारा 47 में। इसमें दिया हुआ है कि यदि किसी होल्डिंग या उसके भाग, मान लीजिए होल्ड मतलब भूमि है या फिर उसका कोई भाग है, किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य का है। अब देखिए ये क्या कंडीशन है, मान लीजिए कोई भूमि, ये भूमि किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के का है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा, तो इस भूमि को उसे किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य के ना हो। और आप सभी को पता है अगर अनुसूचित जाति के जमीन है तो वो जमीन अनुसूचित जाति को ही जाएगी, अनुसूचित जनजाति की जमीन है वो उन्हीं को जाएगी। अगर बेचना भी है तो भी आप उन्हीं को बेच सकते हो जो कि उस जनजाति से संबंधित है या उस जाति से संबंधित है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। क्लियर है ना यहाँ तक, तो धारा 47 मुझे उम्मीद है कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं, ये भी CNT एक्ट से संबंधित है दोस्तों। धारा 47 एकदम क्लियर है और धारा 33 एकदम क्लियर है, ट्रिक से आप याद कर लीजिए, ट्रिक बनाइए और याद कीजिए, सिंपल सा ट्रिक है। धारा 53 में क्या दिया हुआ है, तो आप इसको याद कर लीजिए कि लगान किस तरीके से आप जमा करोगे, धारा 53 में दिया हुआ है। धारा 47 में क्या दिया हुआ है, तो धारा 47 में ये दिया हुआ है कि आपके रैयत के जो अधिकार हैं उसका विक्रय के लिए कोई भी आदेश न्यायालय पारित नहीं कर सकता है, यही चीज दिया हुआ है धारा 47 में। तो मुझे लगता है ये दोनों आपको अच्छे से याद हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न भी CNT एक्ट से संबंधित है दोस्तों। CNT एक्ट के, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, आप लोगों थोड़ा सा दूर आप लोगों को लगता है और दिखता भी नहीं है, छोटा छोटा है और लाइट का भी थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो जाता है आप लोगों को। देखिए क्या दिया हुआ है, CNT एक्ट के किस धारा में ये कहा गया है कि बंदोबस्त के 5 वर्षों की अवधि तक खेती नहीं की गई हो अथवा धारा 46 का उल्लंघन होने पर 63 के क के अंतर्गत बंदोबस्त को अपास्त किया जाएगा। बंदोबस्त का इंग्लिश में वर्ड होता है सेटलमेंट। तो मान लीजिए कि कोई भूमि है, तो अगर CNT एक्ट के द्वारा ये कहा गया है कि बंदोबस्त, अगर किसी भूमि का सेटलमेंट किया गया, बंदोबस्त किया गया है और उस बंदोबस्त के बाद 5 वर्षों की अवधि तक अगर खेती नहीं की गई, मान लीजिए ये खेत है और इस खेत का सेटलमेंट किया गया, बंदोबस्त किया गया है, लेकिन 5 वर्ष बीत गए हैं और इस भूमि पर खेती नहीं हुई है, जैसे भूमि थी बंदोबस्त करा किया गया इसलिए कि उस पे कुछ काम हो सके, उस खेती हो सके, और उसके बाद भी अगले 5 वर्षों तक खेती हुई ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में धारा 46 के उल्लंघन, या फिर अगर धारा 46 का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में बंदोबस्त जो होते हैं उसको अपास्त समझा जाएगा, वो सेटलमेंट जो किया गया है वो कैंसिल समझा जाएगा, सेटलमेंट कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा किस धारा में कहा गया है, ये वर्णन किस धारा में कहा गया है, तो ये वर्णन है 63 के ख में। तो आप सभी को पता चला कि 63 के ख में क्या चीज दिया हुआ है। अब थोड़ा आसान करके आप चीजों को समझिए, ट्रिक से याद कीजिए। अगर बंदोबस्त हो गई किसी भूमि की, अब 5 वर्षों तक उस भूमि पर कोई खेती नहीं की गई, तो ऐसे में जो सेटलमेंट की गई है, जो बंदोबस्त किया गया, वो अपास्त हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। या फिर धारा 46 में जो चीज वर्णन किया गया है, अगर वो चीज लागू किया नहीं गया तो ऐसा बंदोबस्त जो है वो अपास्त समझा जाएगा। तो ये चीज दिया हुआ है किस में, तो धारा 63 के ख में दिया हुआ है, धारा 63 के ख में। ठीक है, तो ये क्लियर है आप लोगों को। और हम लोग अब थोड़ा सा अध्याय 9 के क को जानेंगे। ये वर्णन है अध्याय 9 के क में। देखिए इसमें दिया हुआ है बंजर भूमि का बंदोबस्त। अब थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि किस तरीके से होता है बंजर भूमि का बंदोबस्त। कहीं भी आपको ये सारा चीज नहीं बताया जाएगा, इतना डीप में और इतने क्लियर तरीके से किसी भी चैनल पे नहीं बताया जाएगा दोस्तों। आप जब गंभीरता से तैयारी करते हो तो ही मुझे लगता है कि आप स्टडी विद स्मृति चैनल के साथ जुड़ते हो,
और ये चीजें आपको कहीं क्लियर नहीं कराई जाएंगे। देखिए, बंजर भूमि का बंदोबस्त ये क्या चीज है, ये मैं आपको बता दूं। धारा 63 के क में दिया हुआ है कि राज्य सरकार के द्वारा बंजर भूमि का बंदोबस्त विधिक रूप से पट्टे के द्वारा किया जाएगा, मतलब कानूनी रूप से पट्टा के द्वारा पट्टा तैयार किया जाएगा और उस पट्टे के द्वारा सेटलमेंट किया जाएगा, बंदोबस्त होगा उस पट्टे के द्वारा। अब पट्टा का 2 प्रति तैयार होगा, कितना, तो अगर पट्टा जो बना हुआ है इसके कितने प्रति तैयार होंगे, तो इसके 2 प्रति तैयार होंगे दोस्तों। एक प्रति किसको जाएगा और दूसरा प्रति किसको जाएगा, अब वो जानिए। ये जो 2 प्रति तैयार होगा पट्टे का, तो इसमें से एक प्रति जो होगी वो जाएगी रैयत को, जिसकी भूमि है, जिसकी भूमि के साथ सेटलमेंट हो रहा है, और दूसरी प्रति जाएगी उपायुक्त को, ये दोनों को भेजी जाएगी और उसमें सारा चीज वर्णन रहेगा। अगर उस अनुसार रैयत काम नहीं करेगा तो फिर ये बंदोबस्त कैंसिल समझा जाएगा। तो अब वो कैसे कैंसिल समझा जाएगा, ये धारा 63 के ख में दिया हुआ। अब चलिए धारा 63 के ख में देखिए क्या दिया हुआ है। ऊपर की रीति से, यानी कि 63 के क में जो भी रीति दिया हुआ है कि पट्टा तैयार किया जाएगा, एक पट्टा जाएगा रैयत को, दूसरा पट्टा जाएगा उपायुक्त को, तो ऊपर की रीति से बंदोबस्त किसी ऐसी भूमि जिस पर बंदोबस्त की तारीख से, जिस दिन बंदोबस्त हुआ, जिस दिन वो पट्टा तैयार हुआ, बंदोबस्त हुआ, जिस दिन सेटलमेंट हुआ, उस दिन से 5 वर्षों तक अगर उस पर खेती न की गई हो या फिर अन्य संक्रमण किया गया हो, उसका गलत तरीके से प्रयोग किया गया हो, तो जिले का उपायुक्त जो होगा वो बंदोबस्त को अपास्त करने और उसे पुनः सेटलमेंट करने के लिए वो स्वतंत्र होगा, बंदोबस्त को कैंसिल करेगा और फिर से किसी के साथ बंदोबस्त कर लेगा। इसके लिए कौन स्वतंत्र होगा दोस्तों, तो ये शक्ति जाती है जिला के उपायुक्त को, तो जिला के उपायुक्त के पास ये शक्ति होती है। तो ये क्लियर है आप लोगों को अच्छे तरीके से बंदोबस्त के बारे में। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक को किसकी आज्ञा से भूमि को कोड़कर में परिवर्तित करने का अधिकार होगा। अब देखिए कोड़कर भूमि क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। किसी गांव के कृषक या भूमिहीन, जो कोई गांव का किसान है या कोई भूमिहीन किसान, जिसके पास अपनी भूमि नहीं है, तो भूमिहीन श्रमिकों को किसकी आज्ञा से भूमि को कोड़कर में परिवर्तित करने का अधिकार होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उपायुक्त। उपायुक्त अगर आज्ञा दे दे तो वो जो भूमिहीन श्रमिक किसान या फिर जो किसान है वो किसी भूमि को कोड़कर में परिवर्तित कर सकता है। अब कोड़कर क्या होता है दोस्तों, यही चीज तो समझने वाली चीज है, और यही सारा चीज आप नहीं समझ पाते हो तो आपको टफ लगता है सीएनटी एक्ट एसपीटी एक्ट। तो अब मैं आपको थोड़ा बता दूं कि कोड़कर भूमि क्या होती है। और देखिए क्लास को जरूर शेयर किया कीजिए, मैं ये बात हमेशा नहीं बोलती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि हाँ इतनी गंभीरता से जो सारी चीजें जो है वो अच्छे से समझाई जाती हैं। आप क्लास को शेयर करना। देखिए क्या दिया हुआ है, कोड़कर भूमि आप सभी को पता है कि झारखंड में इस तरीके से ऊंची नीची भूमि है, पठारी क्षेत्र है, तो यहाँ की जो भूमि है ये दोन भूमि कहलाती है, और यहाँ की जो भूमि है ये टांड भूमि कहलाती है। जो ऊंची भूमि होती है टांड भूमि, जो नीची भूमि होती है वो दोन भूमि। तो अब मान लीजिए बारिश हो रही है, तो यहाँ पर बारिश हो रही है तो यहाँ से पानी जो है वो बह करके दोन भूमि के पास चला जाता है। तो जो दोन भूमि होती है वो उपजाऊ होती है, चावल की खेती वहां बहुत अच्छे से होती है क्योंकि वहां जल जो होता है जमा रहता है। लेकिन जो टाट भूमि होती है ये अनुपजाऊ टाइप की होती है, क्योंकि इसको उपजाऊ वाली जो मिट्टी होती है वो बह करके दोन में चली जाती है, और दूसरा की पानी वहां ठहरता नहीं है जिससे कि सही तरीके से खेती होना हो। तो ऐसे में क्या करना होता है कि इस यहाँ की जो भूमि होती है इसको कोड़ करके, यानी कोड़ना तो आप समझते हो ना, कोड़ करके चौरस बनाया जाता है, चौकोर बनाया जाता है। इस तरीके से मैं यहाँ बताती हूँ, पहले एक बार इसको इरेज कर देती हूँ, रुकिए। तो यहाँ की जो भूमि है, ओहो, ये जो भूमि ये जो भूमि है, इस भूमि को यहाँ पे जो ऊंची भूमि है यहाँ पे कोड़ करके इस भूमि को चौकोर बनाई जाती है, चौरस बनाई जाती है, और चौरस बना करके उसमें चारों तरफ से बाड़ लगाया जाता है ताकि जो पानी है वहां ठहरे, और चावल की खेती के लिए उसको तैयार किया जाता है ताकि बारिश का पानी बह करके नीचे ना जाए, और कोड़ करके चौकोर बनाया जाता है और चारों तरफ से बाड़ बनाया जाता है जिससे कि खेती जो होती है वो चावल की खेती की, तो इसी को कोड़कर भूमि। तो इसके लिए कोड़कर भूमि, यही बात है कि यही वही चीज इस प्रश्न में यहाँ कहा जा रहा है। देखिए कोड़कर में परिवर्तित करने का अधिकार होगा किसके, कौन देगा, तो ये अधिकार देगा उपायुक्त। किसी भूमिहीन को
या फिर ये कहा गया है धारा 64 में, CNT एक्ट के धारा CNT एक्ट, इसके धारा 64 में ये चीज वर्णन किया गया है। थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लें कि आखिर धारा 64 में क्या दिया हुआ है। तो इसमें कोडकर भूमि के बारे में दिया हुआ है। कोडकर भूमि तो मैंने आपको बताया, किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिकों के द्वारा उपायुक्त की आज्ञा से भूमि को कोडकर में परिवर्तित करने का अधिकार होगा। कोई भूमि है जो वो उसको कोडकर में परिवर्तित करने का अधिकार मिलेगा, ये धारा 64 में कहा गया है। अगला प्रश्न है कि CNT एक्ट के किस धारा में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया? रैयत के साथ जो सेटलमेंट होती है बंदोबस्त रैयत, तो बंदोबस्त रैयत को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो ये है धारा 17। तो बंदोबस्त रैयत के बारे में उसकी परिभाषा दी गई, उसके बारे में बताया गया है, ये धारा 17 में कहा गया है CNT एक्ट के। थोड़ा सा हम लोग इसको यहाँ डिटेल में जाने कि आखिर धारा 17 में है क्या। बंदोबस्त रैयत की परिभाषा है इसमें धारा 17 में, रैयत ऐसा रैयत जिसने इस नियम के लागू होने के पूर्व, जो CNT एक्ट है ये नियम लागू होने के पहले या बाद में 12, देखिए पहले या बाद के 12 वर्ष, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। देखिए जो CNT एक्ट है उसके लागू होने के पहले या बाद के 12 वर्ष लगातार भूमि धारित किया हो उसे बंदोबस्त रैयत माना जाता है। तो उसको बंदोबस्त रैयत माना जाएगा। जो CNT एक्ट के लागू होने के पहले 12 वर्ष पहले या फिर लागू होने के 12 वर्ष के बाद वो भूमि को धारण किया हो तो फिर उसको बंदोबस्त रैयत कहा जाएगा। ये सब धारा 17 में कहा गया है। ये बंदोबस्त रैयत की परिभाषा है। अब अगला प्रश्न है SPT एक्ट से। SPT एक्ट की धारा 55 के अनुसार जब कोई भूस्वामी रैयत के विरुद्ध लगान वसूली के लिए वाद दायर करेगा तो फिर कितने अवधि तक दूसरा वाद दायर नहीं कर सकता है? भूस्वामी किसको कहते हैं दोस्तों? तो भूस्वामी होता है सरकार। अगर सरकार जो है वो किसी के विरुद्ध, मान लीजिए मैं लगान नहीं जमा कर रही हूँ तो मेरे से लगान वसूली के लिए जो सरकार है वो वाद दायर करेगी, और कितने दिनों की अवधि के बाद वो दूसरा वाद दायर कर सकती है, मतलब कितने अवधि के दरमियान वो दूसरा वाद नहीं दायर कर सकती है, इस अवधि के बारे में बताना है। उसके बाद ही वो दायर करेगी, नहीं तो इस अवधि में वो दूसरा वाद दायर नहीं करेगी। एक बार वो वाद दायर कर दी मेरे खिलाफ और लगान की वसूली के लिए, फिर उसके बाद वो जो अवधि होती है वो होती है 6 माह। 6 माह की अवधि के बाद ही वो दूसरा वाद जो है वो जारी कर सकता है, यानी कि कौन? तो सरकार जारी कर सकती है। तो क्लियर है, आपको क्लियर कराते हुए, याद कराते हुए चल रही हूँ। तो 6 माह का अंतर होना चाहिए दूसरा वाद दायर करने के लिए भूस्वामी के पास, उस 6 महीना के बीच में नहीं। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं, ये है SPT एक्ट के किस अध्याय में न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका उल्लेख किस अध्याय में किया गया है SPT एक्ट के? तो ये हो गया अध्याय 7। तो इसमें न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख है कि अगर आपके मतलब अधिकार जो है उसका उल्लंघन होता है तो आपको कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, तो वो सारा चीज इसके बारे में इसमें दिया हुआ अध्याय 7 में। अब अगला प्रश्न भी SPT एक्ट से संबंधित है। तो SPT एक्ट के किस अध्याय में लगान का वर्णन है? किसमें लगान का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है अध्याय 5 में, कि लगान कितना देना है, किसको कितना देना है, वो सारा चीज का वर्णन, कब जमा करना है, किस तरीके से जमा करना है लगान, तो ऐसा अध्याय 5 में कहा गया है। लगान से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो सभी अध्याय 5 में SPT एक्ट में। तो SPT एक्ट में कुल 9 अध्याय और 72 धाराएं हैं। अब चलिए SPT एक्ट के किस धारा में ये वर्णन है कि रैयत का अपने जोतों से अलग भूमि पर तालाब इत्यादि उत्खनन का अधिकार होगा? तो SPT एक्ट के कौन सी धारा में यह वर्णन किया गया है कि रैयत का अपने जोत या भिन्न भूमि पर तालाब इत्यादि उत्खनन का अधिकार होगा? तो ऐसा धारा 36 में कहा गया। थोड़ा सा धारा 36 को हम लोग डिटेल में जानते हैं। SPT एक्ट के SPT संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949। चलिए अब संथाल परगना का जो क्षेत्र है झारखंड के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो इसमें इसकी स्थापना हुई थी संथाल परगना की 1855 ईस्वी में। तो अब इसका व्याख्या हम लोग देख लें धारा 36 के बारे में क्या दिया हुआ है इस धारा 36 में। तो गांव की सीमाओं पर के नालों, श्मशानों, कब्रिस्तानों,
शिविर स्थल, सीमा चिन्हों, राष्ट्र और पूजा स्थलों का बंदोबस्त नहीं किया जाएगा, इसका सेटलमेंट नहीं होगा ये सारी जगहों का, ऐसा धारा 36 में कहा गया है। एसपीटी एक्ट की किस धारा मतलब की धारा 33 के आधार पर बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जाएगी यदि डैश वर्ष के भीतर आबाद न की जाए। तो कितने वर्ष तक भूमि को अगर आबाद नहीं किया जाएगा तो उसका जो बंदोबस्त किया गया, उसका जो सेटलमेंट किया गया है, उसको रद्द समझा जाएगा, उसको वो रद्द हो जाएगा। तो यहाँ भी है 5 वर्ष, सीएनटी एक्ट में भी आपने जाना था 5 वर्ष और यहाँ भी आपने जाना है 5 वर्ष। अगर 5 वर्ष को वो भूमि जो है वो उस पर कोई काम नहीं हुआ, उसको आबाद नहीं किया गया, तो ये बंदोबस्त जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सीएनटी एक्ट की तरह ही एसपीटी एक्ट में भी ये प्रावधान है 5 वर्ष वाला। और ये कैंसिल करने का अधिकार किसको है? तो उपायुक्त के द्वारा बंदोबस्त को रद्द कर दिया जाएगा। तो सीएनटी एक्ट एसपीटी एक्ट से आपसे प्रश्न देखा है। अब हम लोग कुछ आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते, मेरा भी गला सूख रहा है, मैं पानी लेकर के नहीं आई हूँ। करंट अफेयर्स के मैगजीन जो है मार्केट में आ गए हैं, आप आराम से कहीं भी किसी भी स्टोर से जाकर के ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट का ही ये सारा भाग है। अगर ये इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ ना लेकर के आप मार्केट से इसका प्रैक्टिस सेट ही ले लीजिए। प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल है। और एक रिक्वेस्ट कर रही थी आप लोगों से, प्लीज आप लोग कॉल मत कीजिए। कॉल करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होते हैं। मैं प्रतिदिन लगभग 6 से 7 घंटे लगातार बोलती हूँ और जब आपके कॉल आते हैं तो मैं सही तरीके से रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। और मेरा ज़्यादातर काम जब ये पढ़ाने के अलावा और भी बहुत सारे मोबाइल से ही संभव हो पाते हैं। तो अगर आप कॉल करोगे भी ना तो मैं रिसीव नहीं करूँगी, तो इससे आप परेशान मत होना। आप मैसेज करो, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, क्योंकि ज़्यादातर समय जब मैं पढ़ाई में लगी रहती हूँ, पढ़ाने में लगी रहती हूँ, तो फिर मैं आपके मैसेज कैसे रिसीव करूँगी या फिर कॉल कैसे रिसीव करूँगी। जैसे ही एक समय निश्चित है उसी समय में मैं आपके मैसेज चेक करूँगी और कॉल तो रिसीव करूँगी ही नहीं करूँगी। कॉल एकदम रिसीव नहीं करूँगी, एकदम सख्ती से मैं बोल रही हूँ। आप कितना भी कॉल करोगे मैं रिसीव नहीं करूँगी। जो आपको बोलना है मैसेज के थ्रू आप लोग पूछ लेना, कॉल मैं रिसीव नहीं करूँगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।